नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटेक्निक अड्डा पे। साथियों, आज हम लोग देखेंगे 2018 में पूछे गए केमिस्ट्री के क्वेश्चन को। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। साथियों, आज का पहला क्वेश्चन है कि डैश को छोड़कर न्यूट्रॉन सभी तत्वों के परमाणु में मौजूद होता है। कह रहा है कि किसको छोड़कर न्यूट्रॉन जो है सभी तत्वों के परमाणु में मौजूद होता है न्यूट्रॉन। तो ऑप्शन है क्लोरीन, ऑक्सीजन, आर्गन की हाइड्रोजन। तो साथियों, अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन हाइड्रोजन में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है और द्रव्यमान भी 1 होता है। तो अगर हम न्यूट्रॉन निकाले तो न्यूट्रॉन का फॉर्मूला होता है A-P। इसमें मास भी 1 है यहाँ पे, और इसमें प्रोटॉन की संख्या भी 1 है। तो 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, यानी n का मान कितना हो जाएगा साथियों? 0 हो जाएगा जी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन कि परमाणु के एक नाभिकीय कण प्रोटॉन का खोज किसने किया था। आपसे पूछा जा रहा है कि परमाणु का एक नाभिकीय कण प्रोटॉन होता है, इसकी खोज किसने किया था? चार्विक ने किया था कि जे थॉमसन ने किया था कि रदरफोर्ड ने किया था कि न्यूट्रॉन ने किया था? तो साथियों, प्रोटॉन का खोज जो है रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। साथियों, अगर ऐसे आपको पूछे कि बताओ अगर प्रोटॉन की जगह पर इलेक्ट्रॉन दे देता है या न्यूट्रॉन दे देता है, तो इसको याद करने का तरीका होता है ईंटा पे नाच। ईंटा पर नाचे। इस ट्रिक को आप लोग याद रखिएगा। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और इसका खोज किया था थॉमसन ने, ठीक है। और प का मतलब होता है प्रोटॉन और इसका खोज किया था रदरफोर्ड ने। और ना का मतलब होता है न्यूट्रॉन और जे का मतलब होता है चार्विक साहब, ठीक है ना। तो आप इसको याद रखिएगा, ईंटा पर नाचे। तो आपसे पूछा जा रहा था प्रोटॉन का खोज किसने किया था, तो प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड ने किया था जी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है धातु M के फास्फेट का सूत्र इतना है, तो कह रहा है कि नाइट्रेट का सूत्र क्या होगा। देखिए साथियों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि सूत्र बनाने वाला, तो सबसे पहले हम लोग इसका वैलेंसी ज्ञात करेंगे, ठीक है, कि वैलेंसी इसका क्या होगा। देखिए, M का एक फास्फेट है, यानी कि एक M होगा और एक फास्फेट होगा। फास्फेट का फॉर्मूला PO4 होता है। देखिए साथियों, यहाँ पे फॉर्मूला में कोई भी संख्या नहीं दिया है और हम जानते हैं कि फास्फेट का वैलेंसी जो है -3 होती है। तो इस धातु की भी वैलेंसी +3 होगी, तभी तो ये दोनों कट करके 0 हुआ, तभी तो इसका फॉर्मूला निकल कर आया है MPO4। यानी आप यहाँ पे समझ गए कि यहाँ पे जो मेटल है इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 3 होगी। अब कह रहा है कि यही मेटल जो है एक नाइट्रेट बना रहा है, तो कह रहा है नाइट्रेट का सूत्र क्या होगा। तो यहाँ पे जब ये मेटल नाइट्रेट बनाएगा तो ये मेटल है और ये है नाइट्रेट। जैसे कि हम जानते हैं कि नाइट्रेट का वैलेंसी 1 होता है और मेटल का वैलेंसी +3 होता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा MnO3 का होल 3 हो जाएगा। तो MnO3 का होल ट्वाइस यानी होल थ्राइस, यानी आपका फॉर्मूला हो जाएगा C हो जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि दो परमाणुओं के बीच सहसंयोजन बंधन निम्न में से किसके कारण से बनता है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कोवैलेंट बॉन्ड किसके कारण से बनता है, आपको बताना है। ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन नाभिकीय आकर्षण द्वारा, कि इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा, कि इलेक्ट्रॉन हस्तांतरण द्वारा, कि चौथा ऑप्शन है स्थिर विद्युत आकर्षण द्वारा। तो साथियों, याद रखिएगा, जब भी कोवैलेंट बॉन्ड आपसे पूछेगा तो आप याद रखिएगा इसमें साझा होता है, ठीक है। साझा से ये बॉन्ड बना होता है बच्चों। तो यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की साझा होती है, ट्रांसफर नहीं होता है, साझा होता है। ये आंसर जो है बी हो जाएगा। हाँ, हस्तांतरण किसमें होता है, तो आयनिक में होता है, यानी कि आयनिक में इलेक्ट्रॉनों का हस्तांतरण होता है आयनिक कंपाउंड में या आयनिक बंधन में। इसी को बोलते हैं वैद्युत संयोजन बंधन। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉनों की साझा सहसंयोजन कैसे बना होता है, तो इलेक्ट्रॉनों के साझा द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, संकर में होता है। संकर का मतलब यहाँ पे है साथियों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात करें तो यहाँ पे K4Fe CN6। तो कह रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो कह रहा है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसे बनता है, आपसे पूछा है इलेक्ट्रॉन युग्म के योग से, कि परमाणु कक्षकों के योग से, कि इलेक्ट्रॉन युग्म का निष्कासन से, कि कक्षकों का विघटन से। तो साथियों याद रखिएगा, जब भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात आया तो यहाँ पे ऑर्बिटल जो है ना ओवरलैप करके बनाते हैं, यानी ऑर्बिटल का यहाँ पे योग होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक की द्रवित अवस्था में हाइड्रोजन बंध नहीं होता है। कह रहा है कि कौन ऐसा यौगिक है जो लिक्विड फॉर्म में क्या नहीं बनाता है, तो एच बॉन्ड नहीं बनाता है। तो साथियों याद रखिएगा, एच बॉन्ड बनाने के लिए आपके पास फोन होना चाहिए। जिस अणु में फोन होगा ना, फोन प्लस एच होगा, वही एच बॉन्ड का निर्माण करेगा। याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट ये ट्रिक है कि जिसके पास फोन होगा FON और प्लस H एटम होगा, वही H बॉन्ड का निर्माण करता है। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए कौन इसमें द्रवित अवस्था में होता है लेकिन H बॉन्ड का निर्माण नहीं करता है। तो H2O में देखिए, तो यहाँ पे फोन O तो है, तो ये तो करेगा। हाइड्रोजन फ्लोराइड इसमें भी F है, ये भी करेगा। NH3 इसमें N है, ये भी करेगा। लेकिन अगर C6H6 की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है, इसका नाम होता है बेंजीन। तो बेंजीन में फोन नहीं है, और फोन नहीं है तो ये H बॉन्ड का निर्माण नहीं करेगा साथियों। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दूध है, दूध क्या है आपको बताना है। जैसे आप जानते हैं कि दूध एक कोलाइड है। दूध क्या है जी? कोलाइड है। और कोलाइड में दो चीज होता है, एक परिक्षेपित पर अवस्था और एक परिक्षेय पर माध्यम। तो आपको बताना है कि दूध क्या है। दूध है जल में परिक्षेपित वसा, कि वसा में परिक्षेपित वसा, कि तेल में परिक्षेपित वसा, कि जल में परिक्षेपित वसा। तो साथियों याद रखिएगा, दूध जो है ना, जल में परिक्षेपित वसा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हैलाइड अयस्क किसका उदाहरण है, आपको बताना है। हैलाइड अयस्क का उदाहरण है गैलेना, बक्साइड, सीनेबार की क्रायोलाइट। तो आपको बताना है कि ये हैलाइड अयस्क का उदाहरण कौन है, आपको बताना है। तो हैलाइड, देखिए हैलाइड का मतलब क्या होता है साथियों, जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसमें से कोई एक एलिमेंट होना चाहिए। अगर इसमें से कोई एक एलिमेंट है, ग्रुप 17 है ये, तो आप कह सकते हैं कि ये हैलाइड है। तो आइए फॉर्मूला लिख के देख लेते हैं। गैलेना का होता है, गैलेना का होता है PbS, ठीक है। बक्साइड का होता है Al2O3 × 2H2O, Al2O3 × 2H2O। सीनेबार का होता है HGS, और क्रायोलाइट का होता है Na3AlF6 होता है, AlF6। तो बच्चों, तो इसमें देखिए किसमें जो होता है ग्रुप 17 का एलिमेंट है, तो इसमें नहीं है, तो ये नहीं होगा। एल्युमिनिया में भी नहीं, बक्साइड में भी नहीं होगा, सीनेबार में भी नहीं होगा। यहाँ पे F जो है ना, इसमें पाया जा रहा है क्रायोलाइट में। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा डी, क्रायोलाइट। और साथियों आप लोग ऐसे भी करेंगे कि इन जितने भी ये आप ऑप्शन दिया है, इन सबका फॉर्मूला सामने हम लिखे हुए, इसको भी आप याद रखेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में कम से कम एक क्वेश्चन तो अयस्क से पूछेगा ही पूछेगा। फॉर्मूला याद रखिएगा या फिर समूह याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु संख्या 55 वाला तत्व आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में होगा, आपको बताना है। कह रहा है कि परमाणु संख्या 55 यानी कि जेड का मान है 55, तो आपको बताना है कि यह किस ब्लॉक में होगा, आपको जवाब देना। तो साथियों ऐसे देखिए, जब भी किसी एलिमेंट का, अब यहाँ पे 55 दे दिया है परमाणु संख्या, तो इसका अति निकालना है, ब्लॉक निकालना है। तो ब्लॉक निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख देते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसे तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 4 प्रकार से लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पे 2 प्रकार से काम आएंगे। या तो आप सबसेल वाइज लिखो, या तो आप इनॉट गैस की सहायता से लिखो। दोनों प्रकार से आप लिख सकते हो। तो आइए हम लिखते हैं सबसेल वाइज। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4s2 3d10 3d10 4p6 4p6 5s2 4d10 5p6 और 6s2। जब इस सबको जोड़ेंगे हम, ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे तो 55 आ जाएगा। और यहाँ पे अंतिम इलेक्ट्रॉन देखिए किसमें जा रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है, लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें जा रहा है, 6s1 में। तो आपको निकालना क्या ब्लॉक, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें जा रहा है, S ब्लॉक में जा रहा है। तो ये कौन सा ब्लॉक का एलिमेंट होगा जी, तो S ब्लॉक का एलिमेंट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु भार बढ़ने के साथ क्षार धातुओं का गलनांक क्या होता है। देखिए साथियों, आप जानते हैं कि जब भी किसी ग्रुप में हम ऊपर से नीचे जाएंगे, क्षार धातुओं क्या होता है, क्षार धातुओं का मतलब धातु। परमाणु भार बढ़ने के साथ क्षार धातुओं का गलनांक क्या होगा। तो क्षार धातुओं का देखिए, जब भी भार बढ़ेगा ना, देखिए भार बढ़ता है ना,
तो भार जो है ना इसके साथ साथ साइज भी बढ़ता है। तो साइज जब भी बढ़ेगा, साइज बड़ा हो जाएगा, यानी कि हम ग्रुप में जब ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज बढ़ेगा, और साइज बढ़ेगा तो एमपी और बीपी जो है ना, एमपी और बीपी ये कम होता है। इसको आप याद रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, घटता। कह रहा है कि विरंजक चूर्ण का विरंजक गुण किसके मुक्त होने के कारण से होता है। कह रहा है कि विरंजक चूर्ण का विरंजक गुण किसके मुक्त होने के कारण से होता है। क्लोरीन से, कि आणविक ऑक्सीजन से, कि नवजात ऑक्सीजन से, कि कैल्शियम कार्बोनेट से, आपको बताना है। तो देखिए साथियों, अगर विरंजक चूर्ण की बात करें तो विरंजक चूर्ण को जब, विरंजक चूर्ण का यह फॉर्मूला है, जब इसको जल से हम लोग अभिक्रिया कराते हैं विरंजक चूर्ण को, तो यहाँ पे क्लोरीन बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन गैस। ठीक है। और जब क्लोरीन गैस का हम रिएक्शन कराते हैं जल के साथ, तो होता क्या है साथियों, तो यहाँ पे HCl मुक्त होता है और नवजात ऑक्सीजन बनता है। क्या बनता है जी, नवजात ऑक्सीजन। यही नवजात ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन। ठीक है, नवजात ऑक्सीजन है। तो ये याद रखिएगा, विरंजक चूर्ण में विरंजक का गुण किसके चलते पाया जाता है, तो नवजात ऑक्सीजन के चलते पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि मार्स गैस में मुख्यतः होती है, मार्स गैस में क्या होता है बताना है, C2H2, CH4, H2S की CO। तो साथियों याद रखिएगा, मार्स गैस में मीथेन गैस जो है सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, मुख्यतः यही गैस होती है मार्स गैस में, मीथेन गैस। कह रहा है कि अल्कोहल और जल के साथ अभिक्रिया जब होती है तो क्या बनता है। अल्कोहल और जल के साथ अभिक्रिया जब होती है तो क्या होता है। तो याद रखिएगा, एस्टरीकरण होता है, कि सबुनीकरण होता है, कि जल अपघटन होता है, कि हाइड्रोनीकरण होता है। तो साथियों याद रखिएगा, एस्टरीकरण होता है, एस्टर बनता है। क्योंकि यहाँ पे जो जल होता है ना, क्षार के भांति कार्य करता है। इस प्रकार से होने लगता है अभिक्रिया। ये C2H5OH प्लस CH3COOH, और यहाँ पर होता है जल, H2SO4 के साथ हम लोग कराते हैं, और यहाँ पे एस्टर बन जाता है। ठीक है, तो एस्टरीकरण हो जाता है। कह रहा है कि सिरके में उपस्थित अम्ल क्या होता है, आपको बताना है साथियों कि सिरके में कौन सा एसिड होता है, CH3COOH, H2SO4, HCl की HNO3। तो साथियों याद रखिएगा, सिरका में एस्टिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड पाया जाता है साथियों, एस्टिक अम्ल पाया जाता है सिरका में। तो आंसर हो जाएगा ए। कह रहा है कि पीतल निम्न में किसकी मिश्र धातु है, आपको बताना है कि पीतल में कौन सी धातुएं होती है, यानी किसका मिश्र धातु होता है, सोना और तांबा का, सिल्वर और जिंक का, कि तांबे और जिंक का, कि तांबे और एल्यूमिनियम का। तो साथियों याद रखिएगा, पीतल की बात करें, पीतल को ब्रास कहा जाता है। ब्रास जो है कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है। कॉपर का मतलब यहाँ पे तांबा, और जिंक का मतलब होता है जिंक। ठीक है, तो तांबा और जिंक, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है साथियों कि अम्ल तथा क्षार के परस्पर अभिक्रिया को कहते हैं। अम्ल और क्षार के अभिक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन है जल अपघटन, निर्जलीकरण, की उदासीनीकरण, की आयन। तो देखिए साथियों, एसिड जब बेस से अभिक्रिया करता है, तो साल्ट बनाता है, और वाटर रिलीज करता है। तो अभिक्रिया क्या होती है, तो इस अभिक्रिया को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, यानी उदासीनीकरण है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक धातु है, आपको बताना है साथियों कि कौन सा एक तत्व है जो धातु है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, की सोडियम। तो साथियों इसको याद रखिएगा, सोडियम इसमें जो है धातु होगा। कह रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है। सल्फर डाइऑक्साइड क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो यहाँ पे रिएक्शन देखेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा, और क्लोरीन से अभिक्रिया करके बनाता है SO2Cl2। SO2Cl2 इसका नाम है सल्फ्यूरिक क्लोराइड। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अमोनिया को शुष्क करने के लिए प्रयुक्त होता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है साथियों। अमोनिया को शुष्क करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, आपको बताना है। ऑप्शन है सांद्र H2SO4,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल्ड वाइज CaO की P4H10। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि बिना बूझा हुआ चूना। इसको बोलते हैं बिना बूझा हुआ चूना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कॉपर पाइराइट का सूत्र होता है CuFeS2 Cu2S की Cu2O की CuCO3 इंटू COH का होल्ड वाइज। तो साथियों याद रखिएगा, कॉपर पाइराइट का फॉर्मूला होता है CuFeS2। कई बार ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि Fe2O3 एल्युमिनियम से अभिक्रिया करके Al2O3 बनाता है और यहाँ पे लोहा जो है अलग हो जाता है। जैसे कि क्वेश्चन है Fe2O3 और जब ये एल्युमिनियम से अभिक्रिया कराता है तो बनता है Fe2O3 बनता है और यहाँ पे लोहा अलग हो जा रहा है। तो लोहा का विस्थापन हो गया इसमें से कंपाउंड से। तो कह रहा है कि कौन सी अभिक्रिया, किस प्रकार की अभिक्रिया होगी बताना है। संयोजन अभिक्रिया, एक द्विविस्थापन अभिक्रिया, की दहन अभिक्रिया, की विस्थापन अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया में अगर गौर से देखा जाए तो लोहा जो है ना अलग हो रहा है। तो यानी कि एक एलिमेंट बाहर हो रहा है, एक एलिमेंट बाहर होगा तो कौन सी अभिक्रिया होगी, विस्थापन होगी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रारूपी तत्व है, आपको बताना है साथियों कौन सा टिपिकल एलिमेंट है। टिपिकल एलिमेंट बताना है आपको। तो अगर हम टिपिकल एलिमेंट की बात करें तो टिपिकल एलिमेंट पीरियड 3 के एलिमेंट होते हैं। पीरियड 3 के एलिमेंट को, यानी कि आवर्त 3 के एलिमेंट को हम लोग टिपिकल एलिमेंट के नाम से जानते हैं। तो पीरियड 3 में एलिमेंट कौन आते हैं, सोडियम होगा, पोटेशियम होगा, कि Ca होगा, कि Ha होगा। तो साथियों सोडियम जो है ना प्रारूपी तत्व होता है। क्यों, क्योंकि ये पीरियड 3 में पाया जाता है। कैसे, तो आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख के देख लो, 1s2 2s2 2p6 3s1। तो देखिए यहाँ पे अंतिम इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है, 3s1 में आ रहा है। तो पीरियड इसका कितना है, 3 है। तो आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आवर्त ग्रुप 2 एक के तत्व कहलाते हैं। यानी आपको पूछ रहा है कि ग्रुप 2 के तत्वों को क्या कहते हैं। ग्रुप 2 एक के तत्वों को क्या कहते हैं, दुर्लभ तत्व, दुर्लभ मृदा, की क्षार धातु, की क्षारीय मृदा धातु, की दुर्लभ धातु है। तो साथियों याद रखिएगा, ग्रुप 2 के तत्वों को हम लोग कहते हैं क्षारीय मृदा धातु। क्षारीय मृदा धातु कहते हैं, मृदा धातु। इंग्लिश में इसको अल्कलीज अर्थ मेटल कहा जाता है। अल्कलीज अर्थ मेटल, अल्कलीज अर्थ मेटल कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्षारीय मृदा धातु, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कार्बनिक यौगिकों का मुख्य स्रोत क्या होता है। साथियों आपसे पूछा गया है कि कार्बनिक यौगिकों का मुख्य स्रोत क्या होता है, कोलतार, पेट्रोलियम, ए और बी, इनमें से कोई नहीं। तो कार्बनिक यौगिक का जो मुख्य स्रोत होता है कोलतार भी होता है और पेट्रोलियम भी होता है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए और बी। आंसर इसका हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। साथियों अगर परिवर्तन की बात करें तो परिवर्तन 2 प्रकार का होता है, भौतिक और रासायनिक। यहाँ पे पूछा है कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है, यानी कि आपको केमिकल चेंज पूछा है, CC पूछा है, ठीक है। केमिकल चेंज आपको बताना है। ऑप्शन दिया है कि जल के उबलने से वाष्प का निर्माण, बर्फ के पिघलने से जल प्राप्त होना, कि जल में नमक का घुलना, कि द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी LPG का दहन। तो देखिए साथियों अगर ये तीनों हम प्रोसेस की बात करें तो ये फिजिकल चेंज है, PC है। लेकिन अगर ऑप्शन नंबर डी की बात करें, क्योंकि इसमें दहन हो रहा है, ठीक है ना, तो दहन जो है ना कौन सी प्रक्रिया होती है, CC होती है, केमिकल चेंज होती है। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है भौतिक परिवर्तन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि फिटकरी का अणुसूत्र होता है। फिटकरी का अणुसूत्र होता है, देखिए फिटकरी को पोटास एलम भी कहा जाता है, पोटास एलम भी कहा जाता है। फॉर्मूला आपसे पूछा है, K2SO3 का इतना ये नहीं होगा, Al2SO ये भी नहीं होगा, K2SO4 इंटू Al2SO4 का 23 इंटू 24H2O, कि K2SO4 Al2SO4 के 7H2O। तो देखिए फिटकरी में 24 जल के अणु होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। और इसको याद भी रखेंगे क्योंकि ये कई बार पूछा हुआ है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है कि एक बिलियन में हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता दिया है। साथियों इसमें कह रहा है कि OH आयन की सांद्रता दिया है 1 × 10⁻⁻12।
मोल प्रति लीटर है। तो कह रहा है कि पीएच क्या होगा, पीएच आपसे पूछा है। तो साथियों देखिए पीएच में ना एच चाहिए, लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, ओएच दिया है। तो सबसे पहले आप एच निकालेंगे। तो साथियों याद रखिएगा एच प्लस और ओ हो देखिएगा एच प्लस का फॉर्मूला होता है 10 के पावर -14 और प्लस बटा ओ एच माइनस। तो 10 के पावर -14 और ओ एच का वैल्यू कितना दिया, 10 के पावर -12। तो ये ऊपर जाएगा तो 10 के पावर -14 है, और ऊपर गया तो यहाँ पे गुणा में जाएगा, 10 के पावर क्या हो जाएगा, +12 हो जाएगा। अब जानते हैं जब बेस सेम होता है तो पावर को ऐड करते हैं। तो जब ऐड करेंगे तो एच प्लस आएगा कितना, 14 में से 12 गया तो 10 के पावर -2 आएगा, -2। तो अब हम यहाँ पे पीएच निकाल देंगे। पीएच निकालेंगे तो माइनस लॉग एच प्लस माइनस लॉग 10 के पावर -2, तो -2 सॉरी -2, और यहाँ पे पहले से माइनस ऐसे लिखेंगे, इसको माइनस है पहले से, और यहाँ पे -2 हो गया, और लॉग 10 का मान 1 हो गया, तो 2 कम यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा जी, पीएच माइनस का, तो पीएच माइनस का 2 होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से प्रबलतम क्षार कौन है। तो देखिए साथियों, अगर आपको स्ट्रॉन्ग बेस पहचानना हो या फिर स्ट्रॉन्ग बेस पहचानना हो तो आप देख लीजिएगा किसी में ब्रैकेट नहीं होना चाहिए। अगर ब्रैकेट नहीं होगा तो आप समझ जाओगे कि प्रबल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्रैकेट है CaOH होल ट्वाइस, और यहाँ पर भी ब्रैकेट है, तो ये दोनों तो नहीं होगा। अब आपके पास बचा ये ऑप्शन और ये ऑप्शन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये है NaOH होल ट्वाइस, तो ये होगा, यही आपका आंसर होगा। ये प्रबल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। और ये NH4OH, यहाँ पे ब्रैकेट तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है दुर्बल भस्म, ठीक है साथियों। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है कि किसी अम्ल में जलीय विलयन में होते हैं। कह रहा है कि अगर कोई एसिड है तो उसके जलीय विलयन में क्या होता है, तो याद रखिएगा H प्लस और OH माइनस होता है। यानी कि अगर जिस अगर कोई विलयन है अम्लीय है तो उसके जलीय विलयन में H प्लस आयन होंगे या OH आयन होंगे। तो ऑप्शन दिया H प्लस H3। हो ये क्या बोल दिया, फिर से देखिएगा इसमें। क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन है कि किसी अम्ल में जलीय विलयन में होते हैं। तो अगर एसिड की बात करें तो एसिड के जलीय विलयन में दो ही प्रकार के आयन होते हैं, या तो H प्लस होंगे या H3O प्लस आयन होंगे। तो इन दोनों एसिड में ये दोनों प्रकार के ही आयन पाए जाते हैं। तो ऑप्शन है H प्लस, सही बात है। H3O प्लस ये भी सही है, ये गलत है। तो यानी इसका आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ABCD विलयनों के पीएच मान दिया है। देखिए A है, B है, C है और D है। और पीएच मान की बात करें तो इसका दिया है पीएच मान 11, इसका दिया है 9, इसका दिया है 5 और इसका है 3, ठीक है। आपसे 9.5 है क्या। कह रहा है कि सर्वाधिक क्षारीय कौन होगा। तो इसमें देख लेंगे किसका वैल्यू सबसे ज्यादा है, वो यहाँ पे पॉइंट में दिया है। इसको फिर से एक बार देखा जाए तो यहाँ पे V का वैल्यू अगर की बात करें तो 9.5 और यहाँ पे 3.5 और यहाँ पे 6.5, ये पॉइंट है, ठीक है। तो कह रहा बताइए किस कौन से क्षारीय होगा। तो क्षारीय वही होगा जिसमें पीएच वैल्यू ज्यादा होगा। तो पीएच वैल्यू कितना है, 11। तो विलयन A जो है प्रबल क्षारीय होगा। आपका नंबर A सही होगा, ठीक है। तो साथियों इसी के साथ जो था आपका क्वेश्चन का सिलसिला समाप्त हो गया। आप लोग जो है क्वेश्चन वीडियो को हमेशा देखते रहिए, और आप भी जो है अपने आप को एक्सेस कीजिए कि आप 30 क्वेश्चन में आउट ऑफ 30 जो है कितना क्वेश्चन सही कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये क्लास होता है समाप्त। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।